नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वो थोड़ा सा छूट गया है। इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी जो अब इस गद्दार नेहरू को तो उसने बिठा दिया। गद्दार नेहरू को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रधानमंत्री पद को दिलवा दिया और दिलवाने के बाद यानी जिस सीढ़ी के द्वारा बने इसी सीढ़ी मोहनदास करमचंद गांधी सीढ़ी के द्वारा उसको प्रधानमंत्री का पद मिला और इसी सीढ़ी को उसने मरवा दिया। और आरएसएस, देखिए आरएसएस विषय में बताया जाएगा, विस्तार से बताएगा कि ये बिल्कुल बैठी हुई है कि नेहरू के हर पाप को धुलने के लिए, वो हर एक कुर्बानी देने के लिए वो किसी को वो मोहरा के रूप में थमा देगी कि कितने भी आरोप लगाओ और जो है ये वो मुंह खोलेगा नहीं। तो गोडसे को थमा दिया। गोडसे ने कहा कि हमने मारा, जबकि इसकी ठीक से जांच हो। और आज भी जो है वो उस गांधी की हत्या संदेह के घेरे में है, दो बातों को लेकर के कि गांधी की हत्या के पहले कई उन पर जानलेवा वो हमले हो चुके थे। ये बात जो है नेहरू को पता थी। तो प्रधानमंत्री के रूप में उसने उस गांधी की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जिस गांधी को हर वक्त वो भुनाता रहता था, बापूजी बापूजी बापूजी, राष्ट्रपिता। तो उस पर यानी वो जानलेवा की खबरें थी, बातें थी, वारदातें थी, लेकिन उसने कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जानबूझ करके नेहरू जो है। तो यह भी बात जो है बहुत बड़े संदेह को पैदा करती है कि नेहरू ने ये जानते हुए कि उसके मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर या जिसको बापू कहता था या कहलवाता था, उसके ऊपर जो है जान का खतरा है, तब भी कोई सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया इसने, नेहरू ने। और दूसरा कि जो गोली लगी थी, जो गोली नाथूराम गोडसे ने दो ही गोली मारी थी, 3 और 4 गोली जो है, तीसरी चौथी गोली वो कहाँ से चली। और जो तीसरी बात है कि इसकी कोई जांच नहीं हुई। हर बड़ी इस तरह की साजिश की सारी जांचों को इस जेएनपीसी के हर एक गद्दारों ने इसको बंद करवाई।
शास्त्री जी की मृत्यु हुई प्रधानमंत्री के रूप में, तो न तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, न तो उनकी मृत्यु की जांच जो होने नहीं दिया गद्दार इंदिरा गांधी ने। तो गोडसे को थमा दिया इसने, आरएसएस वालों ने। ये कबूल भी कर लेगा और कितना भी कहोगे ये अपनी बात से हटेगा नहीं, बस बोलेगा कि हमने मारा। तो नेहरू जो माने वो बच जाएगा इससे। अब नेहरू ने उसकी बाद भी क्या क्या गद्दारियाँ की, इसका नमूना के रूप में, विस्तार से तो संभव है नहीं इस यूट्यूब में। उसने लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि राष्ट्रभक्ति के मामले में सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े प्रतिमान हैं, सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं, ये पूरा देश जानता है और हम भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में प्रतिस्थापित हैं, स्थापित हैं, विराजमान हैं। उन राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये गद्दार नेहरू माने वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया, एक दस्तावेज तैयार करवा करके, और उसी दस्तावेज में ये भारत सरकार पर जिम्मेदारी दी गई थी कि जब भी सुभाष चंद्र बोस भारत में पाए जाएंगे, भारत सरकार उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करेगी। इतनी बड़ी गद्दारी जरा देश हो जाएंगे। और जब वो 1945 में इनको सुभाष चंद्र बोस को मरवाया था रूस में स्टालिन की मदद से, तो तभी से सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर ये गद्दार नेहरू उनके परिवार की जासूसी करवाता रहा कि आखिर इनका परिवार किससे मिलता है, किनसे जुड़ता है और किससे बातचीत करता है। जब तक ये जिंदा रहा नेहरू, तब तक वो जासूसी करवाता रहा, ये गद्दार नेहरू। और इसके बाद कॉमनवेल्थ का मेंबर बनवाया। कॉमनवेल्थ का मेंबर यानी न बनने का विरोध बहुत तगड़ा हुआ। कॉमनवेल्थ माने राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल मतलब कि मैंने जितनी भी उपनिवेश थे जो जब आज़ाद हुए ब्रिटेन से, तो उनका एक समूह बना, उसका नाम बना राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। और उसकी जो है अध्यक्षा या अध्यक्ष जो है एक्स ऑफिशियो माने बाई वर्चू ऑफ ऑफिस पदेन जो है वो इंग्लैंड का किंग, इंग्लैंड की महारानी ही थी। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने का मतलब है कि फिर से अपरोक्ष रूप से उसी ब्रिटेन की दास्तां में आ जाना, जिस दास्तां जिस दास्तां से जिस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्ष का संघर्ष किया गया। 1857 या उसके आसपास से जो पहला प्रमुख एक आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, 1857 ही मान लीजिए, कम से कम 90-100 साल का लगातार का संघर्ष रहा है भारत का। और उसके बाद जो है भारत उस दास्तां से, उस गुलामी से बाहर आया। और इस नेहरू ने कॉमनवेल्थ का मेंबर बना करके अपरोक्ष रूप से उसके ब्रिटेन के अधीन करके भारत को फिर उसका गुलाम बना दिया। ये गद्दार नेहरू कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। और फिर उसकी और भी गद्दारियों की फहरिस्त है। राय बूचर हमारे सेना अध्यक्ष थे। तो राय बूचर उसके पास पहुँचे नेहरू के पास,
कि हम अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं। ये नेहरू राय बूचर को भगा दिया ताकि हमको सेना को आधुनिकीकरण या उसको मजबूत करने की क्या आवश्यकता है। हम तो शांतिप्रिय हैं। मतलब कि सेना के लिए रक्षा तैयारी के नाम पर एक सुई भी नहीं बनने दिया इस गद्दार नेहरू ने। जब ऐसी स्थिति हो गई कि इसके पास कोई सेना के लिए साजो सामान ही नहीं है, तो उसी वक्त इस गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के प्रधानमंत्री चाउ लाई को बुलाकर भारत में हिंदी चीनी भाई का एक धोखेबाजी वाला माहौल या विश्वासघाती माहौल रखा। और उसी हिंदी चीनी भाई के जो नारे का जो माहौल खड़ा करवाया था ये गद्दार नेहरू, उसी माहौल के तहत में सन 62 में उस दुश्मन नंबर 1 चीन के द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपवाया, आक्रमण करवाया। इस हालत में कि भारत के पास यानी सैन्य तैयारी के नाम पर और सेना को साजो सामान के नाम पर, डिफेंस या प्रिपेयर्डनेस के नाम पर एक सुई भी नहीं बनने दिया। उन नाजुक हालातों में ये विश्वासघात करवाया, छुरा भुगवाया भारत की पीठ में ये गद्दार नेहरू अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के पास। और उसके पहले जो तिब्बत था एक स्वतंत्र राज्य था, वो अपने को स्वतंत्र वो रखना चाहता था, स्वतंत्र रहने, लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसे भयभीत होकर के वो भारत में मिलना चाह रहा था। तो ये गद्दार नेहरू तिब्बत को भारत में नहीं मिलाया। लेकिन जब उसी तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया तो उसने चीन के कब्जे को मान्यता दे दिया। जरा इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से समझिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बड़ा ध्यान से समझें। जब वो तिब्बत चीन के विस्तारवादी नीति से डर करके भयभीत होकर के भारत में मिलना चाह रहा था, तो ये गद्दार नेहरू तिब्बत को भारत में मिलने से मना कर दिया, नहीं मिलाया। और जब उसी तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया 1954 में, तो तिब्बत पर चीन के कब्जे को एक गद्दार नेहरू अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के कब्जे को मान्यता इसने दे दिया। और 62 में तो खैर और युद्ध के बहाने अक्साई चीन सहित 39,000 वर्ग मील दे दिया उसने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को। अपने देश के साथ गद्दारी करने के बाद ये बेहयाई से संसद में ये बोला गद्दार नेहरू कि अक्साई चीन चला गया तो क्या हुआ, वहाँ तो एक घास भी नहीं उगती। इस पर उसी लोकसभा में लोकसभा सांसद महावीर त्यागी ने कहा कि नेहरू महोदय, आपके सिर पर एक बाल भी नहीं उग रहा है, एक बाल भी नहीं है, तो क्या आपके भी सर को काट करके चीन को दिया जाए? ये अफसोस महावीर त्यागी सिर्फ बोल के ही रह गए।
यदि उस गद्दार का सिर काट करके चीन को भेज दिए होते तो इस देश को कुछ तो राहत होती। और चीन के मामले में नेहरू की गद्दारी वहीं नहीं रुकी। इसने बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप जिनका नाम है कोको द्वीप, वो बर्मा को दे दिया। जानता था कि किसी न किसी दिन वो चढ़ाई करके या ऐसे भी परसुएट करके दबाव डाल करके वो चीन बर्मा से वो कोको द्वीप ले लेगा, ले भी लिया। तो कोको द्वीप दिया बर्मा को इस गद्दार नेहरू ने, और फिर बाद में चीन ने बर्मा से वो कोको द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में है वो ले लिया। वहाँ पर अपना एक नौसैनिक या नेवल बेस बना दिया। वो नेवल बेस जो है वो कोको द्वीप में भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की नौसेना के लिए, भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। ये गद्दारी पूरा जाने। इसका जिक्र जो है ये गद्दार किस्म के चैनल और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी जो भी भाग लेते हैं, बोलते हैं, वो भी गद्दारी हैं। नेहरू की गद्दारी के विषय में एक शब्द नहीं है। तो जो भी बीजेपी के प्रवक्ता भी भाग लेते हैं उसमें। तो बीजेपी भी कम गद्दार नहीं है इस देश की, जो कि नेहरू की सारी गद्दारियों को ढकने की इतनी बड़ी वो साजिश करती है। बीजेपी का भी विनाश जीएनपीसी के विनाश के साथ ही उतना ही आवश्यक है। तमाम उसके प्रवक्ता आते हैं, वो समित पात्रा आता है, सुधांशु त्रिवेदी आता है, और कौन कौन आते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो नेहरू की गद्दारियां हैं वो कभी नहीं करते। कश्मीर के विषय में तो वो बताया गया है कि गद्दारियों की फहरिस्त है। कश्मीर का विलय भारत में अंतिम रूप से विधिवत कानून सम्मत पूर्ण रूप से अंतिम रूप से हो चुका था। उसमें जो है धोखे से धारा 370, धारा 35 से डलवा करके, और उसका मतलब था कि खर्च होगा भारत का संसाधन, खर्च होगा जो है भारत का रुपया पैसा, उस खर्चे पर पाकिस्तान का उपनिवेश के रूप में पलेगा कश्मीर। जिस कश्मीर में भारत विरोधी तत्व जो है वो अलगाववादियों के रूप में, आतंकवादियों के रूप में, पाकिस्तान के हमदर्द और पाकिस्तान परतों के रूप में पलेगा। ये पूरी साजिश जो है इसकी थी नेहरू की। और उसके विषय में एपिसोड में बताया गया था कि कैसे कैसे हमारी जो सेना को रोक दिया इसने, जो सेना भगा रही थी पाकिस्तानी सेना को, जो युद्ध विराम के द्वारा, फिर इसको वो यानी यूएनओ ले गया, यूएनओ में भी उस चैप्टर में डलवाया। अरे इसको विस्तार से बताया गया, नमूने के रूप में बताया जा रहा है, जो कि इसको डिस्प्यूटेड माना जाए। अब जो कश्मीर हमारा हो चुका है, उसको ये यानी उसको यूएनओ में ले जाकर इसको डिस्प्यूटेड बनवा रहा है, यानी विवादास्पद बनवा रहा है, झगड़े में डाल रहा है। ये गद्दार ने और फिर बयान दे रहा है कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जो है जनमत संग्रह से करेंगे। देखिए अभी ये खबर आ रही है कि अब खालिस्तानी लोग भी उसी जो पाकिस्तान की रट थी, जो नेहरू गद्दार बोल गया था कि रेफरेंडम के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा कश्मीर के भाग का फैसला होगा, वही खतरनाक मंसूबा वो माने पंजाब के जो है वो माने खालिस्तानी आतंकवादी शुरू कर रहे हैं। रेफरेंडम करवाइए पंजाब में, सिखों में। रेफरेंडम माने जनमत संग्रह। तो इस जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड का जन्मदाता जो है वो नेहरू है।
कश्मीर के विषय में, और वही प्लेबिसाइड और रेफरेंडम का जो है वो समस्या जो है दूसरे आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी अब पंजाब के लिए कर रहे हैं। तो कितना बड़ा ये गद्दार था नेहरू कश्मीर के मामले में। तो जब भी ये चीन के साथ बात होती है, और फिर इसके बाद इन जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी में चाहे वो गद्दार इंदिरा रही है, चाहे गद्दार राजीव रहा है, ये मैंने चीन के साथ जो सीमा है बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल वो खुली छोड़ रखा। न कोई वहाँ न कोई रोड है, न कोई रेल है, कोई लिंक है ही नहीं। मतलब हमारी सेना को तकलीफ ही तकलीफ है। और इस प्रकार 10,000 वर्ग मील और घुसवाया उस दुश्मन नंबर चीन को अपने देश में। इस प्रकार से 48,000 वर्ग मील जो है अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को सौंपा है इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने, नेहरू और गद्दार नेहरू और इंदिरा आदि के द्वारा। ये देश, सवाल इस बात का ये चीज़ बराबर भारतीयों तक बता रहा है कि इतनी खतरनाक जेएनपीसी और जेएनपीसी के नेहरू और इंदिरा और राजीव हैं, उसको वोट कौन दे रहा है, उनको समर्थन कहाँ से मिल रहा है। जब ये बताया गया कि ये राहुल जो है युद्ध के समय में भी, तनातनी के समय भी जो है उस दुश्मन चीन के दूत से रात के 12 बजे मिलता है, अपने सेनाध्यक्ष को जो है सड़क का गुंडा कहलवाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत भेजता है। अपनी सेना जब जो है वो पराक्रम करती है सर्जिकल स्ट्राइक में, तो वो सबूत मांगता है। अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो है वो सवाल उठाता है। और फिर वो बालाकोट स्ट्राइक में भी जो है उसको सबूत मांगता है। हमारी वायुसेना या हमारी फौज के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाता है गद्दार राहुल जो है। यह हमें हर वक्त जो है, हर वक्त मतलब कि मौके जो है वो आतंकवादियों की भाषा बोलता है, पाकिस्तानियों की भाषा बोलता है। ऐसे राहुल को हमारे देश में कौन लोग वोट कर रहे हैं, ये बहुत एक गंभीर विषय है। इसका निदान जो है खोजना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण। और किसी न किसी रूप में अभी भी इस जेएनपीसी को ताकत मिल रही है। अभी भी वो कहते हैं कि जेएनपीसी चली गई है, जेएनपीसी अभी भी है, बहुत शातिर है। एक तो जब इसकी हालत थोड़ी पतली हो गई समर्थन के रूप में, जनता के द्वारा समर्थन के रूप में जब इसकी हालत पतली हो गई, तो अपने बड़े बड़े जो नेता थे उसको एक सेफ पार्किंग स्पेस डाल दिया, तो वो बीजेपी के पास। बीजेपी में जो गए हैं तो ये बीजेपी वाले नहीं हो गए, ये वो कांग्रेसी ही हैं मूल रूप से। अब दो काम वो करेंगे, ये या तो बड़े शातिराना ढंग से वो मोदी को उलाट देंगे, या जब भी मौका आएगा तब सारे के सारे जो कांग्रेसी जो है बीजेपी से भाग आएंगे इसमें वापस कांग्रेस में। तो अभी एक सेफ पार्किंग के रूप में, चाहे वो जगदम्बिका पाल हों, चाहे रीता बहुगुणा हों, चाहे आपके जो है वीरेंद्र सिंह हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे आपके वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, पायलट भी आज नहीं कल तो वो चले ही जाएंगे। तो एक सेफ पार्किंग है जब तक कि इसकी हालत ठीक न हो। जब हालत ठीक हो वो सब भाग आएंगे। और बाकी जो इसके धंधे हैं, सोनिया के सारे जो कमर्शियल व्यापार सब धंधे चल रहे हैं भारत में, पैसे आ रहे हैं। इसलिए तो जो है राहुल जो है 2-3 महीने रहा था भारत में।
बार बार घूमता रहता है। कहाँ से पैसे आते? अभी जो जमीन जो हड़पी गई है कि किसानों की राजस्थान में, उसका कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी जी यानी सारे केस दबा के बैठे हुए हैं। वो किसानों की जमीन वापस भी नहीं हुई, जांच भी नहीं हो रही है। अब वो हड़पी हुई जमीन क्या किसने हड़पा? उसी गद्दार सोनिया का जो बेटा है गद्दार राहुल, उसकी बेटी गद्दार प्रियंका, उसका गद्दार जो है दामाद रॉबर्ट वाड्रा, ये जो जमीन हड़पे हैं राजस्थान में किसानों की, तो वो केस पता नहीं कहाँ चला गया। केस भी दब गया, जांच भी नहीं हो रही है। वो ज़मीन जो है वो किसानों की वापस भी नहीं हो रही है। अब उस हड़पी हुई ज़मीन में, इन गद्दारों के द्वारा हड़पी हुई ज़मीन में निवेश हो रहा। कोई सऊदी अरबिया का निवेशक है, 25,000 करोड़ उसमें निवेश कर रहा है सोलर पावर प्लांट के लिए। तो इस सोनिया और जीएनपीसी के तो मजे ही मजे हैं। कहाँ रुकावट है? जो कि कई बार बताया गया, इसी दिल्ली में इसी सोनिया गांधी के 3,000 क्लस्टर बसें चल रही हैं। मोदी जी की जानकारी और उनके छत्र छाया और केजरीवाल के देखरेख और संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। वो विदेशों में इसके वो चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं इसके गद्दार राहुल गांधी के। लेकिन विदेशों में ये अपना नाम बदल लिया है। वहाँ लिखवाता है राहुल विंसी, राहुल गांधी नहीं लिखवाता है, राहुल RAU राहुल विंसी VINCI। बताइए क्या? तो इसको सत्ता मिले न मिले सारे व्यापार चल रहे हैं। बल्कि सत्ता मिलती ही तो जनता को जवाब देना पड़ता, विपक्षों के आरोप जो है वो झेलने पड़ते, तमाम जलालते। मतलब कोरोना आ गया होता है तो कोरोना को संभालिए। तो इन सारी झंझटों से दूर सत्ता से अधिक कमाई और जो है सुरक्षा दी जा रही है गद्दार मोदी के द्वारा। मैंने गद्दार शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि देश के दुश्मनों को, जैसे गद्दारों को रक्षा करने वाला, पालने वाला भी गद्दार है। ये सरेआम बता रहा है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी काम करते होंगे, ये बराबर देखा जा रहा है कि तमाम सड़कों का जाल, हाईवेज का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल और वो रेलवे स्टेशनों का मैंने वो आधुनिकीकरण और कई वो एयरपोर्ट ये बनाए जा रहे हैं, एयरलिंक्स बनाए जा रहे हैं। और जो वो सीमा पर सड़कें बनाई जा रही हैं, हवाई पट्टियाँ बन रही हैं। और चीन से भी काफ़ी मैंने वो टक्कर ले रहे हैं, विदेश नीति में भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन सब मिट्टी है। देश के अंदर जो दुश्मन हैं, बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़्यादा खतरनाक दुश्मनों को पाल करके बाहर के दुश्मनों से निपटना, यह देश साथ गद्दारी ही है। यही भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि इस तरह के धोखेबाज, इस तरह के गद्दार जो है वो शासक या प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। देश को वो प्रधानमंत्री चाहिए कि चीन को टक्कर देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने देशवासियों में देशभक्ति लाई जाए। और वो देशभक्ति जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद रानी गडलू इत्यादि में मैंने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला और अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि लोगों ने जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया था, जो राष्ट्रभक्ति सिखाई थी,
वो राष्ट्रभक्ति। आरएसएस वाली जो है राष्ट्रभक्ति नहीं, हिंदुत्व वाली राष्ट्रभक्ति नहीं। वो जज्बे से हमारे देश के लोग, कनेक्टिविटी हुआ, रोड बनाना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, निवेश लाना है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से 100% जो है वो सक्सेस के साथ बहुत तेजी गति से ला देंगे, बशर्ते वो देशभक्ति आए तो। और टक्कर चीन का वो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं और उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारे देश जो है वो चाहेंगे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, वो हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे तो ऐसे जो है ये जो है दोहरी कि बाहर तो आप बहुत दिखाते हैं कि देश की बहुत चिंता करते हैं, रक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम मिसाइल खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, लेकिन और जो है और चीन के साथ टक्कर भी ले रहे हैं। विदेश नीति में इसको पाकिस्तान को अलग थलग भी कर रहे हैं आतंकवाद के मामले में, लेकिन वो सारा कुछ मिट्टी है, बेकार है जब आप देश के अंदर के दुश्मन जो कि उन दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक हैं उनको आप पाल रहे हैं। यही तो है। तो ऐसे खतरनाक, ऐसे दोहरे मानदंड और ऐसे गद्दार जो है प्रधानमंत्री की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है कि जो राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद, इनकी प्रेरणा के आधार पर जो देश को ले चले, चीन को भी टक्कर दे और किसी भी साम्राज्यवादी ताकत को टक्कर देने की क्षमता रखे और अपनी आर्थिक शक्ति को, अपनी सैन्य शक्ति को दुनिया में सबसे आगे, अमेरिका से भी आगे, चीन से भी आगे, सबसे आगे वो कर सकते हैं। और मोदी जी इन देश के दुश्मनों जीएनपीसी से तुलना मत करें। एनपीसी तो इस देश के दुश्मन है। तो तुलना हो सकता है कि तुलना करके वोट बटोरने के लिए ही आप पाल रहे होंगे उसको, जीएनपीसी को, और उसी तरह वामदल ये खतरनाक। और इनको समर्थन देने वाले कुछ बौद्धिक वर्गों का एक कुनबा है, पत्रकारों का एक समूह है। ये सारी जो है देश विरोधी ताकतें जो है विभिन्न रूपों में इस देश के खिलाफ सक्रिय हैं। आप तो खैर गाली सुन लेते हैं कि भाई वो चौकीदार चोर है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको इस मुल्क की चिंता है उनको बहुत दुख होता है कि आप जानता है कि ये आप चोर और नहीं है, लेकिन वो कहता कौन है? जो कि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, वो आपको चोर कहता है और कहलवाता है। तो आपको तो असर नहीं होता है और आपको असर होगा भी नहीं, इसलिए कि आपकी मंशा रहती है कि उस गद्दार राहुल को या जेएनपीसी को, गद्दार सोनिया को, उनको बचाना है, रक्षा करना है और उनकी गद्दारी के कारनामों को ढकना है। हो सकता है कि भाई आपको असर ना हो, लेकिन देशभक्तों को बहुत बुरा लगता है, नाकाबिले बर्दाश्त। इसलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय बहनों को समझाना चाहता है कि इस तरह के, और जो देश के दुश्मनों को पाला है और वो भी निस्वार्थ के लिए, क्योंकि इन्हीं को दिखा करके वोट लेना है, इन्हीं को दिखा करके वोट बटोरना, सत्ता का सुख भोगना है। ये बहुत बड़ी गद्दारी है मोदी जी, बहुत बड़ी गद्दारी। और देश उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके जो विकास के कार्य हैं, आपने कुछ इस देश की जनता के लिए भी काम किया। उज्ज्वला है, वो जनधन है, और लोगों को घर देना, शौचालय है, स्वच्छ भारत, ये सब है। इस बात में जानकारी है, लेकिन सब वो बेकार है। इसलिए कि देश की सर्वोच्चता जो आप अभी कहते हैं कि देश रहेगा तभी ये
सारे कार्यक्रम स्वच्छ अभियान वगैरह चलेगा। देश को खतरा है इनसे, और वो खतरा अब आप देख भी चुके हैं। सीए पर क्या हुआ, इसी जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया, और भड़का करके उनमें से जो हमारी माताएं बहनों को उनको सिखा के पढ़ा के उनके दिमाग में जहर भर करके ढाल बनाया, शहीद बाग में बिठाया। तभी आपकी आँख नहीं खुल रही है कि इस जीएनपीसी को समाप्त करना है, तब भी आप इसकी वो रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस विषय पर यदि भारतीय जनता दल आपकी आँख खोल दिया तो ठीक है, और यदि आपकी वही मंशा है इनको वो रक्षा करने की, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता दल पूरी आवाम को जगाएगा कि आपको भी आपकी पार्टी का भी विनाश जो है इसी जीएनपीसी के साथ किया जाए तो पक्का जाए, और इस तरह की मुहिम को और वो तेज करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।